नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां पे कोरोना काल में राज्य में लोगों की एंट्री का मामला और इस मामले में गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को लेटर भेजा है। बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही सामान्य रखने की बात कही गई है। सीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय के लेटर का वो अध्ययन कर रहे हैं। राज्य के हालात की भी समीक्षा होगी और उसके बाद ही फैसले लिए जाएंगे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस मामले में जहां बॉर्डर इलाकों पर आवाजाही सामान्य करने की बात हो रही है, तो किस तरह का अध्ययन और किस तरह का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया जा सकता है? बिल्कुल मेनका 5 महीने कोरोना के लगभग पूरे हो चुके हैं। 15 मार्च को उत्तराखंड में पहला केस आया था और उत्तराखंड में जो केसेस शुरुआत में आए वही विदेश से लौटे लोग थे या फिर दूसरे राज्यों से लौटे लोग थे या फिर वो लोग थे जो कहीं ना कहीं कोरोना हैवी लोडेड इलाकों से आए थे। उत्तराखंड में जो मई जून का महीने होते हैं, खासतौर पर उसमें टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आता है। कोरोना उस वक्त पीक की तरफ बढ़ रहा था, तो सरकार ने यहाँ पर लोगों को रोका था। सरकार का ये कहना था कि भाई टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना के हालात हैं। अब वक्त लगातार बीत रहा है, अब सितंबर की तरफ 6 महीने पूरे हो जाएंगे 15 सितंबर को, और सरकार अभी भी किसी रिस्क के मूड में नहीं है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अगर अभी बात करें तो 15,000 के आसपास कोरोना केसेस हो चुके हैं। हालांकि एक्टिव केसेस 4,000 के आसपास हैं, तो सरकार फिलहाल कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार की तरफ से फिलहाल जो एसओपी जारी की गई थी, उस एसओपी के मुताबिक 2,000 लोग रोजाना उत्तराखंड में आ सकते हैं क्योंकि बॉर्डर में फिर चाहे टेस्टिंग हो, चेकिंग हो, तमाम तरह की बातें हो। इसके अलावा जो दूसरे टूरिस्ट आएंगे उनको 7 दिन पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा, फिर उन्हें होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो अभी राज्य खुद को रिस्क में नहीं डालना चाहता। इसलिए मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि केंद्रीय गृह सचिव ने ये बात कही है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी इनके हालात को देखा जाएगा, राज्य को रिस्क में नहीं डाला जा सकता क्योंकि राज्य के अंदर पहले ही कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है इनका। और यही वजह है दीपांकर कि सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम उत्तराखंड सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीमा पर, बॉर्डर पर फिलहाल आवाजाही जो है वो सामान्य नहीं होने वाली है। अध्ययन चल रहा है, उसके बाद ही फैसले लिए जाएंगे। बुलेटिन में चलिए आपको बता देते हैं कोरोना अपडेट क्या है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस वक्त राज्य में कोरोना के 412 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कुल केसेस की संख्या 15,529 हो चुकी है। एक्टिव केस इस वक्त 4,355 है। वहीं अगर कोरोना से मृतकों की बात करें तो 207 लोगों की जान अब तक इस महामारी की वजह से जा चुकी है। उत्तराखंड में हरिद्वार में 131, उधम सिंह नगर में 124 नए कोरोना केस बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए। नैनीताल में 66, देहरादून में 27, टिहरी में 25, उत्तरकाशी में 22 केस सामने आए। पौड़ी में 10, चमोली में 3, चंपावत में 2 केस, तो वहीं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 1-1 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और इसी बीच सीएम के आर्थिक सलाहकार भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। सीएम समेत बाकी स्टाफ सुरक्षित हैं। ओएसडी गोपाल रावत भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो सीएम के करीबी आर्थिक सलाहकार वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आलोक भट्ट जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, और जो अच्छी खबर है वो ये कि सीएम समेत बाकी सभी स्टाफ सुरक्षित हैं। ओएसडी गोपाल रावत भी कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से। और अब बात पहाड़ों की। इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी कर लेते हैं। लगातार बारिश और बारिश की वजह से भूस्खलन, जिसकी वजह से जगह जगह हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चले हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर यमुनोत्री एनएच एक बार फिर कुथनोर के पास पहाड़ी से मलबा आने की वजह से बंद हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा लगातार गिर रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक हिस्सा चंद सेकंड में जमींदोज हो जाता है। हालांकि गनीमत रही कि भूस्खलन से कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां उस वक्त कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो पहाड़ी से लगातार रुक रुक कर मलबा नीचे की ओर आ रहा है, भूस्खलन। और ये जो दूसरी तस्वीर, ये दहशत पैदा करने वाली।
द पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आसमानी आफत ने कुछ इस कदर तांडव मचाया कि सब कुछ जमींदोज हो गया। पुल, सड़क, पैदल रास्तों, सबका नामो निशान मिट चुका है। लोगों को आने जाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं सुरिंग नाले का है, जो इन दिनों पूरे उफान पर है। देखिए, पानी की लहरों को आप देख सकते हैं, उसके वेग को आप महसूस कर सकते हैं। ग्रामीण इस खौफनाक नाले को पाइप की मदद से पार कर रहे हैं। जो शख्स नाले को पार करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बिगड़ने से नाले में गिरता भी दिख रहा है, लेकिन साथ ही मौजूद दूसरा व्यक्ति उसे बचा लेता है। यानी कि जो खतरा ये मोल ले रहे हैं इस नाले को पार करने के लिए, जो इनकी मजबूरी है, अगर जरा सा पैर फिसला, जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो जान पर बात बनाएगी। हालांकि लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि 26 अगस्त से 28 अगस्त तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। विक्रम सिंह ने कहा कि 3 सितंबर तक प्रदेश में लगातार बारिश का अनुमान है। 26 तारीख से जो एक्टिविटी वो और बढ़ेगी और आप ये कहेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स भी वो भी एका दुक्का जगहों में आपको देखने को मिलेगी। तो 26, 27, 28 तक देखें तो करीब इसी तरह की सिचुएशन वो रहने वाली है। और इसी बीच देहरादून में नई शिक्षा नीति पर बैठक हुई है। नई शिक्षा नीति और संस्कृत शिक्षा को लेकर आज एक बैठक होने वाली है। वेबिनार में संस्कृत शिक्षा निदेशालय में सुबह 10 से 12 बजे तक मीटिंग होगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सुबह 10 से 12 बजे तक ये मीटिंग होनी है, वेबिनार, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद होंगे। इस बैठक में बात होगी उच्च शिक्षा को लेकर और उच्च शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में संस्कृत शिक्षा को लेकर खासकर ये बातचीत होनी है। इधर द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगा और इस मामले में अब नया ट्विस्ट आया है। विधायक महेश नेगी ने पूरे मामले के पीछे कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। विधायक महेश नेगी को पार्टी ने सोमवार को तलब किया था। महेश नेगी ने भले ही पुलिस में बयान दर्ज कराने में देर लगाई हो, लेकिन पार्टी के नोटिस पर तुरंत वो पहुंचे और अपना पक्ष रखा। उन्होंने बीजेपी के अनुसार अध्यक्ष को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से हर जांच के लिए तैयार है। पार्टी के मुताबिक पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट का इंतजार इस वक्त पार्टी कर रही है। विधायक जी का कहना था कि महिला एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है और इस षड्यंत्र में कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। ये महिला पहले भी कुछ अन्य लोगों को फंसा चुकी है। तो महिला पर गंभीर आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने विधायक के इस आरोप को हास्यास्पद बताया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर विधायक इतने ही पाक साफ हैं तो पुलिस और मीडिया से बचते क्यों फिर रहे हैं। देखिए, द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी के द्वारा ये कहा जाना कि कांग्रेस पार्टी के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये महिला उन पर आरोप लगा रही है, अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि 14 अगस्त को महिला शिकायत दर्ज कराती है और महेश नेगी जी निकल कर आते हैं बाहर मीडिया के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने लगभग 20-21 तारीख को। तो ये एक हफ्ते तक देहरादून में होने के बावजूद मीडिया से क्यों बचते रहे और पुलिस प्रशासन से क्यों बचते रहे, इसका जवाब महेश नेगी जी को देना होगा। और अपने बचाव में, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं कहने को और ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है, इसलिए अपने बचाव में इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस विधायक जी को। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बवाल मचाने वाले, जाम और तमंचा लहराने वाले, उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले कानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की राज्यसभा सांसद बलूनी के विरोध के बावजूद घर वापसी हो गई। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए थे कानपुर से बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन आखिरकार तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद पार्टी में वापसी के बाद विपक्षी अब हमलावर है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दाग अच्छे हैं। हालांकि पार्टी में वापसी के बाद चैंपियन के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। इस मौके पर चैंपियन ने कहा कि ना उन्होंने किसी की जमीन हड़पी है, न कहीं डकैती डाली है। मैं स्पोर्ट्समैन हूं, राज परिवार से हूं, गोली चलाना खेलना हमारा शौक रहा है।
चैंपियन ने कहा कि शराब पीने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्होंने निष्कासित किए जाने के बाद शराब पीना छोड़ दिया है और वो बदल चुके हैं, ये कहना है चैंपियन का। इधर उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया और कहा कि वो पार्टी की सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी की त्याग, क्रांति और सेवा भाव की प्रतीक हैं। आज जो कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला लिया है श्रीमती सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखने का 6 महीने का, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक विवेकशील और दूरगामी फैसला है। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वमान्य नेता हैं और मैं समझता हूं हम सबको गर्व है जब हम उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं तो हमेशा वो हमारे लिए एक प्रेरणा की, एक त्याग की, एक क्रांति की, एक मूर्ति के रूप में दिखाई देती है। हाँ, सारे देश के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। और ब्रेक के बाद खबर रुड़की से, जहां पर दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया। पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे युवक को लोग पीट रहे हैं और फिर उसके बाद इस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ये चोरी करने के इरादे से घुसा था, जिसके बाद इस लड़के को लोगों ने पकड़ा और उसकी पिटाई की। हल्द्वानी के गोलापार में एक साथ 2 अजगर दिखने के बाद हड़कंप मच गया। इलाके के कुंवरपुर दौलतपुर गांव में कुछ लोग घर के बाहर खेत में काम करते दिख रहे थे। तभी खेत से निकलकर 2 अजगर घर की तरफ आने लगे, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। फॉरेस्ट की स्नेक कैचर टीम ने दोनों अजगरों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ऋषिकेश से खबर, जहां आतंक का पर्याय बने बंदर को पकड़ लिया गया है। टीम ने बंदर को एक घर के अंदर से पकड़ा। बताया जा रहा है कि बंदर अब तक 40 से ज्यादा लोगों को काट चुका है। 40 से ज्यादा लोगों को जख्म दे चुका ये बंदर अब पिंजड़े में बंद है। धन्यवाद। उधर विकासनगर के हरबटपुर में सहारनपुर रोड पर स्थित हनुमान मंदिर को शरारती तत्वों ने तोड़ने के साथ ही मंदिर में मौजूद मूर्तियों को तोड़ दिया, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर खूब हंगामा काटा है। लोगों का आरोप था कि मंदिर के पास रहने वाले लोगों ने ही मंदिर में तोड़फोड़ की है। सहारनपुर रोड पे तो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है। इस सूचना पर हम लोग आए थे तो पेड़ की लॉकिंग और कटाई की बात सामने आई है। 2 लड़कों को लाकर बैठा रखा, पूछताछ की तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर राजधानी देहरादून में पुलिस विभाग से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। देहरादून के कंट्रोल रूम डायल 112 में तैनात पुलिस जवान संजीत जगुड़ी पर नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजीव जगुड़ी ने सरकारी आवास में पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ रेप किया। वहीं इस मामले में नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी पर विभागीय कार्रवाई की भी शुरुआत कर दी गई है। इसमें एफआईआर जो है पॉक्सो एक्ट में और जो आईपीसी का 376 सेक्शन है उसमें लिखी गई है। जो एक्यूज्ड है उसकी हमने अरेस्टिंग कर ली है और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है और साथ ही डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो भी अपने स्तर से स्टार्ट हो रही है। अक्सर थाने और कोतवाली में लड़ाई और झगड़े की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन रुड़की कोतवाली में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। जब पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस ने पति को थाने बुलाया तो पति फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचा। दोनों साथ अपने घर गए। आपको बता दें कि आपस में झगड़े की वजह से दोनों 6 महीने से अलग अलग रह रहे थे, लेकिन जब मामला कोतवाली पहुंचा तो उसे सुलझाने के लिए पुलिस ने पति को बुलाया था, जिसके बाद यहाँ पर मामला सुलझ गया। ये थोड़ा सा ये जो मेरे भाई वगैरह आए हैं दिल्ली से, इन्होंने ही थोड़ा कंप्रोमाइज करवा दिया बच्चों के लिए भी। मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। ये बेटी है। एक बेटी 2 बेटे? नहीं, 2 बेटी 1 बेटा। एक बेटा है सिर्फ, फिर एक बेटी। अच्छा, क्या करते हैं?
पिछले 6 महीने से पति पत्नी के बीच जो है मतभेद हो गए थे किसी बात को लेकर के, और इसकी पत्नी परसों थाने आई थी कि पति मुझे नहीं रख रहा है, तो इसके पति को बुलवाया गया। दोनों की यहाँ थाने में काउंसलिंग कराई गई और इनके जो है कुछ जिम्मेदार लोग उसमें बैठे, दोनों पति पत्नी के बीच आपसी सहमति बनी। इसका पति आज जैसे खुशी खुशी गुलदस्ता इसको अपनी पत्नी को दे करके अपने साथ से घर ले गया। यूपीएससी में 257 रैंक लाने का दावा 2 लोगों ने किया है। सोशल मीडिया पर यह दावा चल रहा है इस वक्त। दरअसल डीएवी पीजी कॉलेज के स्टूडेंट प्रियंका के सिविल सेवा में सिलेक्शन के दावे को सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की प्रियंका नाम की एक स्टूडेंट ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि प्रियंका सिविल सेवा परीक्षा में 257 अंक होने का दावा कर रही हैं, लेकिन असल में प्रियंका ने भी उसी रैंक का दावा किया है। मैसेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएवी कॉलेज प्रशासन ने प्रियंका के सिविल सेवा में चयन के दस्तावेज की अब जांच करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पारुल दीक्षित को जिम्मेदारी सौंपी है। मामले में चमोली की रहने वाली प्रियंका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। जो हम रिजल्ट देख पा रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि KM प्रियंका करके जो है वो दूसरा जो कैंडिडेट का वटेवर जो उसका आई कार्ड फ्लोट हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसके संबंध में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका दावा जो भी है वो सोशल मीडिया पर ही है। इसके अलावा कोई कंप्लेन ऐसा रिसीव नहीं हुई है। इधर कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर राजनीति शुरू हो गई, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा चिकित्सा शिक्षा की भूमि को श्रम विभाग को ट्रांसफर किए जाने पर विपक्ष हमलावर है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का आरोप है कि विधायक द्वारा मनमाने ढंग से चिकित्सा शिक्षा की जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। और अब खबर नैनीताल से, जहां पर नंदा देवी महोत्सव में खुरपा ताल के जग्यूड़ा गांव से केले के पेड़ को नैनीताल लाया गया। आज इसी केले के पेड़ से मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद मां नंदा का दरबार सजेगा। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से धार्मिक आयोजन बहुत कम लोगों के साथ किया जा रहा है। गांव के लोग केले के पेड़ों को गांव से सड़क तक गांव के लोगों ने ही पहुंचाया। आपको बता दें कि केले के पेड़ का महत्व बहुत ज्यादा है इस पर्व में। पहाड़ में हर शुभ काम में केले की पूजा की जाती है। ये बरसों पुरानी इच्छा थी कि हमारी ग्राम सभा से भी कदली वृक्ष वहाँ पर जाए, और मुझे ये अवसर मिला। मेरे को बहुत खुशी है, और मेरी पूरी ग्राम सभा के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। ये तो हम बता भी नहीं सकते कि हम तो कितने खुश हैं आज अंदर से, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य किसी को बहुत ही मुश्किल से मिलता है। से बस यही दुआ है कि हमारे ग्रामवासियों को बस सुखी रखे, स्वस्थ रखे, अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। चलिए पहाड़ों की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ एक्सप्रेस में नई टिहरी में स्वच्छता के लिए लोगों को किया गया जागरूक। अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी गई। चंपावत जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के बीच विवाद के बाद ओपीडी और ओटी का टाइम बदल दिया गया। नैनीताल में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने सरकार के स्वरोजगार पर सवाल उठाया। कहा, रोजगार नहीं मिलने से पढ़े लिखे युवा पत्थर तोड़ रहे हैं। अल्मोड़ा में ताड़ी खेत के कनौली गांव के ग्रामीणों ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की। अल्मोड़ा सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने एनएच को जाम किया। 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विकासनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सामने कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। हल्द्वानी में शादी विवाह नामकरण में खुशियों के व्यापार से जुड़े कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर एक रथ भी रवाना किया उन्होंने। उत्तरकाशी के पास वर्णावत पर्वत पर पर्यटन गतिविधियों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन और गंगोत्री विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए। कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाले कई मार्ग को बनाने की कवायद जोर शोर से चल रही है, लेकिन अब भी अधर में लटका हुआ है मामला। श्रीनगर गढ़वाल में एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।